हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दैट्स इकोनॉमिक्स विद गौरी सिंह। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपनी इंडियन इकोनॉमी की क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसी सीरीज का आज हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो है चैप्टर एम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं। तो आज हम जो इसमें स्टार्ट करेंगे, पहले मैं आपको वो ही पॉइंट्स करवाऊंगी इसमें जो आपको याद रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हम पहले पढ़ेंगे जिनसे मैक्सिमम एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे वर्कर की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्कर कौन होते हैं? कोई भी ऐसे लोग जो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं और वो हमारे देश की ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको हम वर्कर्स बोल देते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक्टिविटीज दो तरह की होती हैं, एक इकोनॉमिक होती है और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिनको करने से हमें मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब कि कोई काम करने से हमें पैसे मिल रहे हैं। अब काम तो देखिए हम अपने घरों में भी करते हैं, लेकिन क्या वो काम करने से हमें पैसे मिलते हैं? जी नहीं। तो इसी वजह से जब हम वर्कर की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं कि कोई भी इंसान जो किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है और जो देश की नेशनल प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसी को सिर्फ हम वर्कर मानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या है? परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारी कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा है जो एक्टिवली काम कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रहा है, उसको वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोला जाता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एग्जाम में इससे एमसीक्यू पूछा जाता है कि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का फॉर्मूला क्या है। तो टोटल वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास लेबर फोर्स। क्या है लेबर फोर्स? का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। देखिए हमारे देश की जितनी भी जनसंख्या है, अब सारे के सारे तो लोग काम कर नहीं रहे। हमारी टोटल पॉपुलेशन का कितना हिस्सा एक्चुअली में काम कर रहा है या इच्छुक है काम करने के लिए, उसको बोल देते हैं हम लेबर फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क फोर्स। क्या है वर्क फोर्स? का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग। इसमें वो लोगों को नहीं लिया जाता जो काम करने के इच्छुक तो हैं बट काम नहीं कर रहे। इसमें सिर्फ वो नंबर ऑफ पर्सन्स लिए जाते हैं जो एक्चुअली वर्किंग हैं एंड डज नॉट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क। काम करने के सिर्फ इच्छुक हैं, काम कर नहीं रहे। सिर्फ इनको लिया जाएगा जो असल में काम करते हैं। लेकिन जब हम लेबर फोर्स की बात करते हैं तो इसमें हम लेबर फोर्स में और वर्क फोर्स में एक छोटा सा डिफरेंस क्या है? देखिए जब हमने वर्क फोर्स की बात की, इसमें हमने क्या लिया कि पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क, मतलब कि दोनों ही आ गए। लेकिन जब हमने वर्क फोर्स की बात की तो हम इसमें सिर्फ वो लोग लेते हैं जो एक्चुअली वर्किंग हैं, वो लोग नहीं लेते हम जो काम करने के इच्छुक हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ वर्क फोर्स एंड अ लेबर फोर्स। अब अगर मैं वर्क फोर्स को कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे किया जा सकता है? देखिए लेबर फोर्स ले ली, लेबर फोर्स में वो लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं और काम करने के इच्छुक हैं। इनमें से अगर मैं वो पर्सन्स माइनस कर दूं जो काम नहीं कर रहे बट काम करने के इच्छुक हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वर्क फोर्स। नेक्स्ट हमारी टर्म है दैट इज अ लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई का मतलब होता है अमाउंट ऑफ लेबर दैट पीपल आर विलिंग टू ऑफर कोरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। जैसे कि मान लीजिए वेज रेट चल रहा है
₹200। इस 200 रुपए वेज रेट के ऊपर हम मार्केट में गए, हमने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी थी, तो उसके ऊपर 200 वेज रेट के ऊपर 10 बंदे काम करने के लिए तैयार हो गए। ये क्या है? लेबर सप्लाई। अब मान लीजिए वेज रेट 200 से कम होके 100 रुपए हो गया। इस वेज रेट के ऊपर सिर्फ 7 बंदे ही काम करने के लिए तैयार हैं। मतलब कि ये एक पर्टिकुलर वेज के ऊपर कितने बंदे काम करने के लिए तैयार हैं, दैट्स कॉल्ड एज अ लेबर सप्लाई। नेक्स्ट, जॉबलेस ग्रोथ। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे देश में जीडीपी तो बढ़ रही होती है, मतलब कि इकोनॉमी की ग्रोथ तो बहुत तेजी से हो रही होती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ रही होती है। मतलब कि इट मींस में जीडीपी कहां से आ रही है? जीडीपी आ रही है टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने से। मतलब कि हम टेक्निक्स, हम मशीन्स को ज्यादा से ज्यादा ला रहे हैं और ह्यूमंस लेबर को हम क्या कर रहे हैं? फ्री कर रहे हैं। इसको बोला जाता है जॉबलेस ग्रोथ। नेक्स्ट टर्म है हमारी कैजुअलाइजेशन। कैजुअलाइजेशन क्या है? एक ऐसी स्थिति जहां पे परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स जो है हायर्ड वर्कर्स की, टोटल वर्कफोर्स में हायर्ड वर्कर जो है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसको बोल देते हैं कैजुअलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन क्या है? ऐसी स्थिति जहां पे टोटल वर्कफोर्स जो है उसमें फॉर्मल सेक्टर का शेयर कम होता जा रहा है और इनफॉर्मल सेक्टर का शेयर जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके डिफरेंस की कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो देखिए ये जो टर्म्स हैं फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, इनको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बोला जाता है। ये जब हम 10th में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तब भी ये कॉन्सेप्ट हमें आता है। चलिए अब देख लेते हैं कि इसका डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये जो कैजुअलाइजेशन है, इनफॉर्मलाइजेशन है, इनके कॉन्सेप्ट्स आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर को समझ के और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो फॉर्मल सेक्टर की अगर मैं बात करूं, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है और इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है ये गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं होता है। तो फॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो क्या रहती है? रेगुलर, मतलब कि आपको परमानेंट पे ऑफ पे काम मिलता है। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो कैजुअल। कैजुअल मतलब कि कभी काम मिल गया कभी नहीं मिला, मतलब कि जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो रेगुलर नहीं होती है। फॉर्मल सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है, मतलब कि एम्प्लॉयज जो होते हैं उनका एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है। जैसे कि हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं तो उसमें आपको पता है कि अगर आपको जॉब मिल गई तो आपकी एक रिटायरमेंट की एज है, जैसे कि किसी जगह पे वो 58 है, किसी जगह पे 60 है, मतलब कि वेरी करती है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो इट मीन्स क्या है कि फॉर्मल सेक्टर में काम जो लोग करते हैं उनकी जॉब्स क्या होती हैं? सिक्योर होती हैं, उनका टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो फिक्स होता है। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में जो जॉब्स होती हैं वो सिक्योर नहीं होती हैं, एम्प्लॉय को कभी भी उसकी जॉब से निकाला जा सकता है बिना उसको कोई नोटिस दिए हुए। जैसे कि अगर मैं कोरोना टाइम पीरियड की बात करूं तो जो लोग तो उस टाइम गवर्नमेंट जॉब्स पे थे उनकी जॉब्स तो सिक्योर थी, जैसे ही सिचुएशन ठीक हुई उन लोगों ने जाके अपनी जॉब्स फिर से ज्वाइन कर ली। लेकिन जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते थे उनकी जॉब्स चली गई थी, क्योंकि वो सेक्टर क्या था? इनफॉर्मल था, वहां पे जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट पेंशन हो गया या ग्रेचुटी हो गया या फिर प्रोविडेंट फंड्स हो गया। ये जो सारी सिक्योरिटीज होती है, ये जो बेनिफिट्स होते हैं, ये हमें फॉर्मल सेक्टर में मिलते हैं, जबकि ऐसी सोशल सिक्योरिटी जो होती है वो इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं पाई जाती है। फॉर्मल सेक्टर जो होता है वो लेबर लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, मतलब कि गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करती है। जबकि अगर मैं इनफॉर्मल सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी मतलब कि फॉर्मल लॉ, जैसे कि मैं बोलूं लेबर लॉ या ट्रेड यूनियंस, ऐसा कुछ भी प्रोटेक्शन का लॉ नहीं होता है। इनफॉर्मल सेक्टर में या तो बहुत ही थोड़ी थोड़ी भी, क्या मतलब कि नहीं, गवर्नमेंट कंट्रोल जो होता है वो नहीं होता है। फ्यू या फिर नो लीगल प्रोटेक्शन, किसी किसी डिपार्टमेंट में थोड़ी बहुत लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है या फिर बिल्कुल भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फॉर्मल एंड अ इनफॉर्मल सेक्टर। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कोई पर्सन एग्जिस्टिंग वेज रेट पे विलिंग है, मतलब कि रेडी है काम करने के लिए, बट उसको काम मिल नहीं रहा, ऐसी स्थिति को बोल देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट।
अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है अनएम्प्लॉयमेंट को। देखिए आज हम पूरा ही चैप्टर जो है उसको पॉइंट्स की फॉर्म में आपको समझाएंगे। जैसे कि फर्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है दैट इज अ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है अनएम्प्लॉयमेंट की जहां पे जो वर्कर होता है वो नई नई जॉब्स सर्च कर रहा है या फिर वो एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब सर्च कर रहा है, इन बिटवीन वो फ्री है, तो उसको क्या बोला जाता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ये जो होती है एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इवन के जब इकोनॉमी में हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है तब भी ये जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये पाई जाती है। और किसी भी डायनामिक इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो, क्योंकि जैसे कि हम बोलते हैं कि स्टूडेंट्स जो है अभी ग्रेजुएट करके आए हैं, वो न्यू मतलब जॉब्स ढूंढ रहे हैं, अभी अभी उनकी एजुकेशन खत्म ही हुई है, तो उस थोड़े टाइम के लिए जब तक वो जॉब सर्च कर रहे हैं वो उतना टाइम जो बेरोजगार है दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब किसी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जहां पे अभी एक पर्टिकुलर स्किल जिससे हम काम कर रहे हैं अब उसकी डिमांड नहीं है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, देखिए जैसे पहले हमारे जितने भी काम होते थे वो टाइपराइटर से हुआ करते थे, फिर एकदम इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया कि टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर्स ने, लैपटॉप्स ने, टैब्स ने, इन चीजों ने ले ली। अब जिन लोगों को ये चीजें ऑपरेट नहीं करनी आती वो लोग क्या हुए, अनएम्प्लॉयड हो गए। क्यों अनएम्प्लॉयड हुए, क्योंकि अब क्या है हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जिस टेक्निक से वो काम कर रहे थे उस टेक्निक की अब डिमांड नहीं रही। तो इस तरह की जो बेरोजगारी है उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि जब ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो जाती है ड्यूरिंग रिसेशन या फिर डाउन टर्न ऑफ द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है, रिसेशन में जा रही है, डाउन टर्न आ रहा है, उसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं है। तो अगर डिमांड नहीं है तो फिर बनानी ही क्यों है, अगर बनानी ही नहीं है तो फिर लोगों को काम भी क्यों देना है। तो उस वक्त जो लोग बेरोजगार होते हैं दैट अनएम्प्लॉयड पर्सन्स आर कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट है हमारे पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी एक बेरोजगारी होती है जहां पे साल के कुछ महीनों में लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उनके पास काम नहीं होता है। ऐसी बेरोजगारी को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। और ये दोनों जगह पाई जाती है, ये एग्रीकल्चर में भी पाई जाती है और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी पाई जाती है। देखिए एग्रीकल्चर में जैसे हम बोलते हैं कि सोइंग टू हार्वेस्टिंग सीजन, मतलब कि इसमें एक टाइम लैग होता है। सोइंग के टाइम पे या तो इंसान जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं या फिर हार्वेस्टिंग के टाइम पे वो बहुत बिजी होते हैं। इन बिटवीन जो टाइम होता है तब उनके पास काम नहीं होता है, तो वो पर्टिकुलर सीजन जहां पे वो कुछ भी ग्रो नहीं कर रहे हैं अभी, तो वो क्या है, बेरोजगार हैं। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो जो बर्फ बनाने वाले कारखाने होते हैं यहाँ पे देखिए जैसे अब गर्मियों में बर्फ की या आइस की डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है, तब वो कारखाने जो होते हैं वो खुल जाते हैं और वहां पे काम करने वाले लोगों को काम मिलता है। लेकिन सर्दियों में तो हमें आइस की कोई बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वहां पे फिर लेबर की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वहां पे फिर जो काम करने वाली लेबर होती है वो एक पर्टिकुलर सीजन में फ्री हो जाती है, काम नहीं होता, उनके पास रोजगार नहीं होता है। नेक्स्ट इज अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे किसी काम को करने के लिए जितने पर्सन रिक्वायर्ड हैं उससे ज्यादा लोग उस काम में लगे हुए हैं। अगर उन लोगों को वहां से निकाल दिया जाए तो प्रोडक्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। प्रोडक्टिविटी या फिर मैं बोलूं कि आउटपुट जो है वो उतना ही रहेगा जितना के पहले था। जब ये लोग काम कर रहे थे तब भी प्रोडक्टिविटी या आउटपुट उतनी ही थी, अब इनको निकाल लिया वहां से तो भी प्रोडक्टिविटी में कोई भी फर्क नहीं आया। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, मतलब कि हमारे पास टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा आ रही है, बेटर टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी से काम करना हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसकी वजह से हम ह्यूमन लेबर को क्या करते जा रहे हैं, रिप्लेस करते जा रहे हैं। फिर आ जाता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि जैसी हमारी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें जॉब नहीं मिल रही, तो फिर अपनी जॉब के अकॉर्डिंग अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती तो फिर हम मतलब कि जो छोटी जॉब हमें लगती है वो हम करना नहीं चाहते, तो हम क्या रह जाते हैं, अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट।
नेक्स्ट है हमारे पास इस अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज क्या हैं, क्या कारण है हमारे देश में बेरोजगारी के। सबसे पहला तो है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है बहुत स्लो है। अगर ये इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इतना ही स्लो रहेगा, पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो इतनी मतलब कि हम लोगों को जॉब जो है वो नहीं दे पाएंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही हैं। हमारे देश में जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो इतनी तेजी से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट नहीं कर पा रही जितनी तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसी वजह से लोगों को बेरोजगारी को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट इज डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी है, क्योंकि हम सिर्फ बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं, हम उन्हें प्रैक्टिकली मतलब के स्किल्ड नॉलेज जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बेरोजगार रह जाते हैं। नेक्स्ट इज अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। जैसे कि माना जाता है कि किसी भी देश में जो एग्रीकल्चर होता है वो उस देश का बैकबोन माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। लेकिन हमारे देश का जो एग्रीकल्चर है अभी वो इतना डेवलप्ड नहीं है कि वो सारी पॉपुलेशन को काम दे पाए। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंडर डेवलपमेंट है, दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारी कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन करती जा रही है, क्योंकि देखिए कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे मैनुअल लेबर जो होती है वो ज्यादा इन्वॉल्व होती है एज कंपेयर टू मशीन्स। तो अगर ये हमारी कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिक्लाइन करेगी तो मतलब कि हमारी जो लेबर है वो भी फ्री हो जाएगी, उनको काम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। अब जो हमारे पास इंडस्ट्री है उसका भी ग्रोथ रेट स्लो है, मतलब कि हमारे पास अच्छी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है जहां पे लोगों को काम मिल सके। कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है हमारे देश में, क्योंकि अगर कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप्ड होंगी, लोगों को काम दिया जा सकेगा, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो भी हमारे देश में बहुत ही स्लो है। तो ये सभी रीजंस हो जाते हैं हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट के। तो फिर कौन से रेमेडियल मेजर्स यूज किए जा सकते हैं इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए। सबसे पहले तो जैसे हमने किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो है, अगर इसको एक्सेलरेट कर दिया जाए, तेज कर दिया जाए इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को, मतलब कि तो हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं। सेकंड था हमारे पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर हम इस पॉपुलेशन की एक्सपेंशन को कंट्रोल कर ले, पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को कंट्रोल कर लें, तो मतलब कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और लोगों को काम मिलेगा। हमारे पास जैसे हमने बोला था कि कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिक्लाइन होती जा रही है, अगर उसकी डेवलपमेंट की जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की जाए, तो यहाँ पे मैनुअली काम ज्यादा होता है, तो हम सरप्लस लेबर को यहाँ पे एडजस्ट कर सकेंगे और उनको एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। मोर ओवर कहते हैं गवर्नमेंट को भी कुछ स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट्स जो है वो अलग अलग कई तरह के प्रोग्राम्स चलाती है लोगों को काम देने के लिए। इसकी एक एग्जांपल जैसे नरेगा भी है कि वहां पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की श्योरिटी देती है लोगों को, जो लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं। नरेगा के अलावा भी हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स जो है वो चला रही है अभी। नेक्स्ट इज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को तेज किया जाए ताकि लोगों को काम दिया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर को एनकरेज किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर एनकरेज होगा तो भी लोगों के लिए वर्किंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ आया है, पॉइंट्स में समझाने की कोशिश की गई है। अगर आपको चैप्टर समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।